अगला देखिए, द थीफ ब्रॉक इनटू द हाउस, घर में चोर घुस गया, ठीक है, डैश वी वर एट द सिनेमा, जब हम सिनेमा में थे। तो टाइम को रेफर करना है कि घर में चोर ने कब एंट्री की, जब हम सिनेमा में थे, ठीक है। तो वो जो एज है वो तो टाइम के लिए यूज होगा नहीं, वो गलत है, ठीक है। अच्छा ये रीजन नहीं है, बिकॉज बिकॉज ना ये रीजन है ना ये रिजल्ट है। ऐसा भी नहीं है कि हम सिनेमा में थे इसलिए घर में चोर घुस गया, ठीक है। तो ये कोई रीजन नहीं है कि कोई पर्सन सिनेमा में जाएगा तो घर में चोर घुस जाएगा, ठीक। तो बिकॉज और सो आएंगे नहीं क्योंकि वो रीजन और रिजल्ट के कंजंक्शन होते हैं। एज आएगा नहीं क्योंकि वो टाइम का कंजंक्शन नहीं होता, मैनर का होता है। टाइम का कंजंक्शन यहाँ पे एक ही लिखा हुआ वाइल, तो यही आ जाएगा। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस वाइल वी वर एट द सिनेमा, कि जब हम सिनेमा में थे तो उस समय घर में चोर घुस गए। अगला देखो, द कमिटी सेलेक्टेड द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट डिस्पाइट ही लैक्ड प्री रिक्विसाइट एक्सपीरियंस। सभी लोग इसका करेक्शन अपने आप देखो, ये जो हमने लिखा ना ही लैक्ड प्री रिक्विसाइट एक्सपीरियंस, ये एक क्लॉज है, ठीक है बच्चे। ये क्या है, ये क्लॉज है। अगर ये क्लॉज है तो इससे पहले हमें कोई कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। डिस्पाइट कंजंक्शन नहीं होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो इसको हटाओ और इसकी जगह लिखो दो। पढ़ा था लाइव लेक्चर्स में, तो ये हमारा करेक्शन है। नेक्स्ट में जाइए, द इंश्योरेंस कंपनी विल हेल्प इट्स क्लाइंट्स इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट। अब इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट में देखिए, जो समथिंग अनफॉर्चुनेट हमने लिखा है ना, ये एक फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये क्लॉज नहीं है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्लॉज नहीं है, तो इससे पहले हमें लिखनी पड़ेगी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इन केस नहीं होता, इन केस होता है कंजंक्शन, प्रेपोजिशन होता है इन केस ऑफ। तो यहाँ पे आप लिखो इन केस ऑफ, द इंश्योरेंस कंपनी विल हेल्प इट्स क्लाइंट्स इन केस ऑफ समथिंग अनफॉर्चुनेट। अगला देखो, द रीजन व्हाई दे कैंसल्ड द मैच इज बिकॉज सम प्लेयर्स हैड टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। अब देखो, ये जो हमने इज लिखा है ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद जो आप लिखोगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। बिकॉज के साथ लिखे गए क्लॉजेज एडवर्ब ऑफ रीजन होती हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता तो इस बिकॉज को हटाओ, दैट लिखो। तो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ये हो गया। बाकी आपको ध्यान रखना है कि रीजन के साथ बिकॉज मत लिखिए। हालांकि मैं कहूँगा टेक्निकल समझ लिया करो, आसान तो है। इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं। बिकॉज कंजंक्शन साथ लिखे गए क्लॉजेज एडवर्ब ऑफ रीजन होती हैं। वाई का रिप्लाई जो कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकती, तो फिर बिकॉज को हटा के दैट लिख दो। दैट लिख देने से नाउन क्लॉज बनेगी जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी, ठीक है। अगला देखो, द मैन कुड नॉट कन्विंस द कस्टमर्स ही एक्सपेक्टेड। मैन जो था वो कन्विंस नहीं कर पाया कस्टमर्स को जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। तो देखो, ही एक्सपेक्टेड जो हमने लिखा है ना, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये एक क्लॉज है। इसमें ही सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड उसकी वर्ब है, ठीक है। तो लाइक जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशंस के बाद में हम क्लॉज नहीं लिख सकते, तो ये ऑप्शन गलत। अच्छा, सो ही एक्सपेक्टेड जो हम लिख रहे हैं ये रिजल्ट को रेफर करता है। सो रिजल्ट के लिए रेफर किया जाता है, वो रिजल्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो हम लिखें एज ही हैड एक्सपेक्टेड, या हम लिखें एज एक्सपेक्टेड। मतलब इन दोनों में से सी या डी में से एक हमें चूज करना है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे होप्ड दैट ही वुड रिटर्न। और दूसरा, दे हैड होप्ड दैट ही वुड रिटर्न। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो दोनों सेंटेंसेस हैं इसमें यहां पर हमने होप वर्ब को यूज किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यहां पर यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमें बस इन दोनों का डिफरेंस समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दे होप्ड दैट ही वुड रिटर्न, उन्होंने होप किया था कि वो वापस आएगा। तो इसका मतलब वो वापस आया या नहीं आया यहाँ पे नहीं पता। मतलब उन्होंने ऐसा होप किया था कि वो वापस लौट आएगा। अब वो वापस लौटा या नहीं लौटा ये पता नहीं है, ठीक। लेकिन अगर हम लिख दें दे हैड होप्ड ही वुड रिटर्न, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वापस नहीं लौटा।
बट ही डिडंट, ये अंडरस्टूड मीनिंग है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ये होप वर्ब है, होप है, एक्सपेक्ट है, ठीक है, विश है, इन वर्ब्स को जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं तो इनके बाद लिखा गया एक्शन जो होता है ना वो पास्ट की अनरियल सिचुएशन होती है। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं दे होप्ड दैट ही वुड रिटर्न, तो इसका मतलब उन्होंने होप किया था कि वो वापस लौटेगा। फिर बाद में क्या हुआ, कहां तक बात पहुंची वो हमें नहीं पता, वापस आया कि नहीं आया वो हमें नहीं पता। दे हैड होप्ड दैट ही वुड रिटर्न का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा होप किया था कि वापस आएगा, लेकिन अंडरस्टूड मीनिंग वो नहीं आया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे लिख दें एज ही एक्सपेक्टेड और एज ही हैड एक्सपेक्टेड, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा। जब हम एज ही एक्सपेक्टेड लिखेंगे तो इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि वो काम जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लिख देंगे एज ही हैड एक्सपेक्टेड तो इससे क्लियर हो जाएगा क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। तो क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें टेंस लेना है। अब वहां देखो क्या लिखा, द मैन कुड नॉट कन्विंस द कस्टमर, कि वो कन्विंस नहीं कर पाया जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उसने एक्सपेक्ट किया था वो काम नहीं हुआ। अगर वो काम नहीं हुआ आपको पता है तो एक्सपेक्ट वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखो। तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। अगला देखिए, वी जस्ट मेट योर पेरेंट्स इन द मार्केट फॉर दे कैन नॉट बी एट होम। अब हम किसी से कह रहे हैं कि अभी हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिले मार्केट में, इसीलिए वो घर पे नहीं हो सकते। तो उनका घर पे नहीं हो पाना क्या है, रीजन या रिजल्ट? ध्यान से देखो, तो ये रिजल्ट है, क्योंकि भाई अभी हम उनको अगर मार्केट में मिले तो फिर वो घर पे कैसे हो सकते हैं। तो ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट है तो रिजल्ट के लिए फॉर नहीं यूज होता, रिजल्ट के लिए सो लिखा करो। तो लिखो सो वी जस्ट मेट योर पेरेंट्स इन द मार्केट सो दे कैन नॉट बी एट होम। अगला, मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट व्हाट हैड ही सीन इन द म्यूजियम वाज इनक्रेडिबल। अब यहां देखो, ये जो हमने लिखा ना व्हाट ही हैड सीन इन द म्यूजियम, ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं, तुम सबको ये बात ध्यान में होगी अभी तक, एक मिनट, ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक। इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो सब्जेक्ट है वो ही है, तीन मेन वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन द म्यूजियम प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वेयर का रिप्लाई। अब आपको एक चीज समझनी है कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हमेशा लिखी जाती हैं असर्टिव फॉर्म में। ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, वर्ब में भी पढ़ चुके हैं कि जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं वो हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। उनमें जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह होती हैं वो सब सब्जेक्ट के बाद यूज होती हैं। तो ये जो हमारा ही है ना, ये सब्जेक्ट है, और हेड हेल्पिंग वर्ब हमने इससे पहले गलत लिख रखी है, इसको बाद में लिखो। तो इसको हमें ऐसे लिखना है, मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट व्हाट ही हैड सीन इन द म्यूजियम वाज इनक्रेडिबल। मोहन ने अपने मित्रों को बताया कि जो उसने म्यूजियम में देखा वो अद्भुत था, इनक्रेडिबल था। तो सारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होते हैं असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। यूज असर्टिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं उनमें वर्ब को हमेशा और हमेशा असर्टिव फॉर्म में ही लिखा करो। असर्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाद में। अगला देखो, as the teacher told the students in the previous lecture that oxygen helps in burning। अब यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर, एक स्टेटमेंट ये हो गया, और एक स्टेटमेंट हो गया ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है तो एक कंजंक्शन होना चाहिए, लेकिन देखो हमने कंजंक्शन भी दो लिख रखे हैं, तो ये गलत है। अगर आपके पास स्टेटमेंट दो है, एक स्टेटमेंट ये हो गया, ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये हो गया। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट दो हैं तो कंजंक्शन एक होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कंजंक्शन भी दो लिखे हुए, तो ये गलत है। अब हमें कोई एक कंजंक्शन रिमूव करना पड़ेगा। कौन सा रिमूव करें, किस कंजंक्शन को रिमूव करना लॉजिकल है, किसको नहीं रिमूव करना लॉजिकल, ये सोचना पड़ेगा। सोचो क्या हटाएं, एज हटाएं या दैट हटाएं।
दैट एज हटा दो क्योंकि फैक्ट है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर, टीचर ने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स को बताया। क्या बताया? तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए टोल्ड वर्ब का, क्योंकि टोल्ड डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट तो स्टूडेंट्स हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट जो बताया टीचर ने वो हो जाएगा। तो ये जो बाद में लिखी गई इंफॉर्मेशन है ये टोल्ड वर्ब की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी। तो अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी तो इसके लिए दैट कंजंक्शन लिखना जरूरी है। अगर ये दैट कंजंक्शन लिखना जरूरी है तो फिर एज हटा दो। तो हम लिख देंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। अगला देखो, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट इफ नॉट एज इंटेलिजेंट एज सोहन। अब हमने कल ही इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था कि अगर हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज एज के साथ में करते हैं तो एज के बाद में जो एज लिखना होता है वो जरूर लिखें, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में जो देन लिखना होता है वो जरूर लिखें। अब यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट हमने कंपेरेटिव डिग्री लिखा लेकिन उसके बाद देन नहीं लिखा, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट देन और इफ नॉट एज मोर इंटेलिजेंट। चलो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री नहीं लिखी, देन लिख दिया, तो ये गलत। तो ये दो गलत हो गए, एक में कंपेरेटिव डिग्री लिखी देन नहीं लिखा, एक में देन लिखा कंपेरेटिव डिग्री नहीं लिखी। अब ए और सी इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर हो पाएगा। इनमें डिफरेंस किसका है? बस कंजंक्शन का, एक जगह इफ है एक जगह इफ नॉट है। तो देखो कौन सा लॉजिकल है, इफ यूज करना है इफ नॉट। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन इफ एज इंटेलिजेंट एज सोहन। हम कह रहे हैं कि मोहन जो है वो अगर सोहन के जितना मतलब इंटेलिजेंट है तो वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इलॉजिकल बात हो गई। अगर वो उसके जितना इंटेलिजेंट है तो फिर उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? उससे ज्यादा तो तब हो सकता है ना जब वो उसके जितना इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट ना हो। तो ये आंसर है, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन इफ नॉट एज इंटेलिजेंट एज सोहन। कि मोहन जो है अगर वो सोहन के जितना इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर वो उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दीज पीपल आर सो इनएक्सपीरियंस टू फिनिश दिस जॉब विद इन अ वीक। हमने कहा भाई ये लोग तो बहुत इनएक्सपीरियंस हैं, इनसे एक हफ्ते में काम पूरा नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज लिख रखी है, और इन्फिनेटिव फ्रेज का यूज हम सो के साथ नहीं टू के साथ करते हैं। पढ़ा था कि जो हमारा टू एडवर्ब होता है उसके साथ हम लिखते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज, सो के साथ हम लिखते हैं दैट क्लॉज। तो ये हमने सो के साथ यहाँ पे इन्फिनेटिव लिख रखा है, तो ये गलत है। अब इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो हम ये सो हटाएं, यहाँ पे टू लिखें, दीज पीपल आर टू इनएक्सपीरियंस्ड टू फिनिश दिस जॉब विद इन अ वीक, या फिर हम उस टू फिनिश को हटा के दैट क्लॉज लिखें, दीज पीपल आर सो इनएक्सपीरियंस्ड दैट दे कैन नॉट फिनिश दिस जॉब विद इन अ वीक। तो हम दोनों में से कोई भी एक करेक्शन कर सकते हैं, टू की जगह टू लिख देंगे और टू फिनिश की जगह क्लॉज लिख देंगे। तो जब हम दोनों कर सकते हैं तो बाद वाला करेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो, दीज पीपल आर सो इनएक्सपीरियंस्ड दैट दे कैन नॉट फिनिश दिस जॉब विद इन अ वीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुल मिला के बी पार्ट में मिस्टेक है। अगला देखो, हिज वर्कलोड वाज टू एनॉर्मस दैट लाइफ सीम्ड जॉयलेस टू हिम। हमने कहा उसका वर्कलोड इतना ज्यादा था कि उसको जो जीवन था वो जॉयलेस लगता था। ठीक है, नीरस उसको जीवन लगता था कि जीवन में कोई रस नहीं है, कोई जॉय नहीं है। ठीक करो, यहाँ पर भी देखो उसी टाइप की मिस्टेक है। यहाँ पर भी क्या है कि हमने ये टू एडवर्ब लिखा और ये हमने दैट क्लॉज लिख दी। तो हमें पता है दैट क्लॉज सो के साथ लिखी जाती है, टू के साथ इन्फिनिटिव लिखा जाता है। तो या तो आप आगे इन्फिनिटिव बनाओ, ठीक है, या फिर उसको सो की टू की जगह सो करो। देखो क्या कर सकते हो, अगर दोनों ही काम किए जा सकते हैं तो बाद वाला करेक्शन करना, अगर दोनों नहीं किए जा सकते हैं तो फिर जो हो सकता है वही करना। हिज वर्कलोड वॉज सो एनॉर्मस, इतना ज्यादा था उसका वर्कलोड। ठीक है, क्या हम लिखें, हिज वर्कलोड वॉज टू एनॉर्मस फॉर हिम टू सीम लाइफ। यहाँ पे इन्फिनेटिव तो आप बना नहीं पाओगे क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, सब्जेक्ट अलग अलग हो गया। वर्कलोड सब्जेक्ट हो गया वॉज का, लाइफ सब्जेक्ट हो गया सीम्ड का, तो इन्फिनेटिव यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट देखो कॉमन था, ये जो टू फिनिश है और आर है, दोनों का सब्जेक्ट दिस पीपल था। यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो अगर अलग अलग है तो हम इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं बना पाएंगे। अब अगर इन्फिनेटिव नहीं बना पाएंगे तो हमें इस दैट क्लॉज को सही मानना पड़ेगा। दैट क्लॉज को सही मान लोगे तो ये टू गलत हो जाएगा, इसकी जगह सो लिख देना। तो हमारा आंसर ही हो जाएगा, हिज वर्कलोड वॉज सो एनॉर्मस। अगला देखिए,
नेक्स्ट हमने लिखा द स्कूल वॉज टू बिग टू अकोमोडेट ऑल दोज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड मीनिंग ध्यान से देखो पॉजिटिव होना चाहिए, टू अकोमोडेट ऑल दोज चिल्ड्रन पॉजिटिव। कि अगर मान लो स्कूल बहुत बड़ा था तो फिर वो तो अकोमोडेट कर लेगा सभी लोगों को, तभी तो उसको बड़ा कह रहे हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे बिग की जगह स्मॉल होता, द स्कूल वॉज टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल दोज चिल्ड्रन, तो सही हो जाता कि मान लो स्कूल बहुत छोटा है, उसमें सारे स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। लेकिन अगर बड़ा है तब तो सारे आ जाएंगे, तो ये तो पॉजिटिव मीनिंग हो गया। पॉजिटिव मीनिंग में तो टू का यूज किया नहीं जाता, तो अब हम क्या करें, हटाओ टू, या तो कुछ मत लिखो, द स्कूल वॉज बिग, या लिख दो वेरी बिग। तो जहां पे पॉजिटिव मीनिंग रिक्वायर्ड हो वहां पे वेरी या एनफ का यूज क्या करो, टू का यूज तभी करो जब नेगेटिव मीनिंग अंडरस्टूड हो। यहाँ पे अंडरस्टूड मीनिंग पॉजिटिव है। अगला देखो, he inquired for there had been any message left for him। और preposition होती है, ठीक है, या जब कंजंक्शन होता है तो रीजन का कंजंक्शन होता है। यहाँ पे हम रीजन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखो हमें चाहिए क्या। यहाँ पे जो इंक्वायर्ड वर्ब है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, उसने इंक्वायर किया। क्या इंक्वायर किया, तो हमें इंक्वायर वर्ब का ऑब्जेक्ट बताना है। तो फॉर जो कंजंक्शन होता है ये रीजन का कंजंक्शन होता है, इसके साथ लिखी हुई क्लॉजेज एडवर्ब होती हैं, तो ये तो गलत ऐसे ही हो गया। एज के साथ लिखी गई क्लॉजेज भी एडवर्ब होती हैं, वो भी नाउन नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो हम दैट लिखें या वेदर लिखें। दैट और वेदर दोनों कंजंक्शन के साथ लिखी गई क्लॉजेज नाउन होती हैं, ठीक। दैट फैक्ट के लिए यूज किया जाता है, और वेदर का यूज हम तब करते हैं जब कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह हो। इंक्वायर करने का मतलब क्वेश्चन करना ही होता है, ठीक है। तो अगर इंक्वायर करने का मतलब क्वेश्चन करना होता है तो वो गलत हो गया, सही हो गया। तो दैट का यूज हम तब करते हैं जब हम कुछ स्टेट करें, कुछ हम बताएं फैक्ट। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जैसे हमें पता है जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम वेदर या इफ कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए हमने वेदर का यूज किया, दैट का नहीं। बोथ द कोच विद द प्लेयर्स हैव डिसाइडेड टू हैव सम मोर प्रैक्टिस सेशंस। अब देखो बोथ के साथ में एंड का यूज होता है, यहाँ पर हमने विद लिख रखा है तो ये गलत है। बोथ के साथ में कई बार एज वेल एज, कई बार विद, कई बार अलोंग विद लिख के पेपर में एरर आते हैं। हमें ध्यान रखने की भी बोथ के साथ में एंड का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। तो लिखो बोथ द कोच एंड द प्लेयर्स। देयर इज मच एंटागोनिज्म बिटवीन द यूनियन अगेंस्ट द कंपनी। बिटवीन के साथ में एंड यूज होता है, तो ये जो हमने अगेंस्ट लिख रखा है ये गलत है, इसकी जगह एंड लिख दो। देयर इज मच एंटागोनिज्म बिटवीन द यूनियन एंड द कंपनी। जो कंपनी है और जो कंपनी के अंदर लेबर्स की यूनियन है उनके बीच में बहुत दुश्मनी है। एंटागोनिज्म का मतलब शत्रुता, ठीक। नन ऑफ द कैंडिडेट्स कुड आंसर नॉर इवन अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। कि कोई भी स्टूडेंट उसको ना तो आंसर कर पाया ना ही समझ पाया क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो हमने नन लिख दिया, नन नेगेटिव वर्ड है, और ये नॉर यूज होता है कोरिलेटिव पेयर में नाइदर के साथ। अगर नाइदर ना लिखा हो, कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड लिखा हो, नॉट लिखा हो, नेवर लिखा हो, नन लिखा हो, नथिंग लिखा हो, नोबडी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो फिर वहां पे नॉर का यूज मत क्या करो, वहां पे यूज क्या करो और का। नेक्स्ट, आवर सुपरवाइजर इज नॉट सच एन आइडियलिस्ट सो ही कैन नॉट सी द प्रॉब्लम। अब देखो सच के साथ में हमने ये जो सो लिखा है तो गलत है। हमें पता है कि सच के साथ में या तो एज आएगा या दैट आएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि सच के बाद में जब हमें एज या दैट लिखना होता है तो जिस स्टेटमेंट से पहले हम एज या दैट लिखते हैं हमें ये देखना चाहिए कि वो स्टेटमेंट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कि वो स्टेटमेंट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर स्टेटमेंट कंप्लीट है तो आपको दैट लिखना है, अगर इनकम्प्लीट है तो एज लिखना है। अब ध्यान से देखो, ही कैन नॉट सी दी प्रॉब्लम्स, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, ही सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट सी वर्ब हो गई, द प्रॉब्लम्स वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। अगर ये कंप्लीट स्टेटमेंट है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर केवल एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर सच के साथ हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़े, कंजंक्शन और प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो एज लिखा करो। अगर हमें सच के साथ केवल कंजंक्शन की जरूरत पड़े तो दैट लिखा करो। तो ये जो सो है इसकी जगह दैट लिखे। अगला देखो, अनलेस द मूवी एंडेड नन ऑफ देम लेफ्ट देयर सीट। मूवी का एंड होने को हम क्या माने, कंडीशन या
टाइम, ठीक है। तो ये हमें सोचना है कि जो अनलेस होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके होंगे कंडीशनल्स में। अनलेस और अनटिल ये जो दोनों हमारे कंजंक्शंस होते हैं, इनमें से अनलेस जो होता है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होता है, इसका यूज हम कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अनटिल कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है, इसका यूज हम टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अब हमने कहा कि कोई भी अपनी सीट से नहीं उठा, कब तक? जब तक मूवी खत्म नहीं हो गई। तो मूवी का खत्म हो जाना जो है वो कंडीशन नहीं है, वो टाइम है कि लोगों ने सीट अपनी तभी छोड़ी जब मूवी खत्म हो गई, उससे पहले नहीं। तो ये टाइम है, टाइम के लिए अनलेस नहीं अनटिल लिखा करो। तो लिखो अनटिल द मूवी एंडेड, जब तक मूवी खत्म नहीं हो गई कोई भी अपनी सीट से नहीं उठा। अगला देखिए, हार्डली हैड द कोड बीन अनाउंस्ड देन ऑल स्टूडेंट्स स्विच टू द ऐप। अब देखो यहाँ पे हमने देन लिखा, देन कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब्स के साथ यूज होता है। हार्डली बेयरली इसके असली के साथ में देन का यूज मत किया करो, इनके साथ में यूज किया करो व्हेन का या बिफोर का। जैसे यहाँ पर तो अगर हम चाहें तो बिफोर भी लिख सकते हैं क्योंकि परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, लेकिन व्हेन हमेशा लिखा जा सकता है तो वही लिख दो। अगला देखो, नो सूनर डज द सन राइज देन द यंग मैन लीव्स बेड। नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब होता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब्स के साथ में हम कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं जो कि देन होता है। ये जो हमने देन लिखा है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको हटा के देन लिख दो। अगला देखो, द टूरिस्ट वॉज लेफ्ट विद नथिंग एल्स देन अ फ्यू डॉलर्स इन हिज पॉकेट। अब हमने यहाँ पे लिखा नथिंग एल्स, एल्स के साथ में बट का यूज क्या करें? कि कोरिलेटिव पेयर्स हैं, ध्यान रख लेना। अगला देखो, मोस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर नॉट सो गुड लाइक दे आर एडवर्टाइज्ड। अब देखो, लाइक दे आर एडवर्टाइज्ड, दे सब्जेक्ट हो गया, आर एडवर्टाइज्ड प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो ये एक पूरी क्लॉज हो गई। अगर ये क्लॉज हो गई तो इससे पहले हमें कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। कंजंक्शन लाइक नहीं होता, ये ध्यान रखना, कंजंक्शन एज होता है। जब हम सिमिलरिटी शो करने के लिए एज और लाइक का यूज करते हैं तो एज कंजंक्शन होता है, लाइक प्रीपोजिशन होता है। हमें यहाँ पे कंजंक्शन की जरूरत है, लाइक केवल और केवल प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखना है। तो लिखो मोस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर नॉट सो गुड एज दे आर एडवर्टाइज। और दूसरी बात हमने पढ़ भी रखी है कि सो के साथ एज का यूज होता है, सो के साथ एज के साथ एज। जब हमें सिमिलरिटी शो करनी होती है तो हम इनका यूज करते हैं। अगला देखो, एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड देन द अंपायर सिग्नल्ड टू रिज्यूम द मैच। तो ये जो हमने एज सुन एज लिखा है ना बच्चे, ये हमारा कंजंक्शन है। इसके साथ में देन कुछ मत लिखा करो, ये खुद ही कंजंक्शन होता है। देन दैट व्हेन कुछ भी मत लिखा करो। एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड हमारी मेन क्लॉज हो गई, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। द एम्पायर सिग्नल टू रिज्यूम द मैच हमारी मेन क्लॉज हो गई। तो एज सुन एज के साथ में अक्सर देन या व्हेन या दैट लिख के एरर आता है, तो हमें ध्यान रखना है एज सुन एज इज द कंजंक्शन इटसेल्फ, वो खुद ही एक कंजंक्शन होता है, उसके साथ हमें कोई दूसरा वर्ड नहीं लिखना। आई फाइंड इट हार्ड टू वर्क एट होम सो देयर आर टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस। कोई पर्सन है वो कह रहा है कि मुझे घर पे काम करना मुश्किल लगता है, क्यों? देयर आर टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? रीजन है जिस वजह से मुझे घर पे काम करना मुश्किल लगता है, या रिजल्ट है कि मुझे घर पे काम करना मुश्किल लगता है इसी वजह से घर पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है? तो ये रीजन होगा, ये रिजल्ट नहीं हो सकता। कि मुझे घर पे काम करना मुश्किल लगता है, उसका रीजन ये कि घर पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। तो अगर ये रीजन है तो रीजन के लिए तो कंजंक्शन में एज बिकॉज सिंस यूज करते हैं, सो तो नहीं यूज करते, सो तो रिजल्ट के लिए यूज करते हैं। तो या तो एज लिखो या बिकॉज लिखो। अगला देखो, we will not drop any of the players from the team until they are fit and in form. अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ ठीक है, अंटिल सही लिखा हुआ है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीनिंग के लिहाज से देखें तो गलत है। क्यों? क्योंकि अंटिल का मीनिंग नेगेटिव होता है। तो अगर मान लो हम इसमें अंटिल लिखेंगे तो देखो इसका मतलब क्या होगा, वी विल नॉट ड्रॉप एनी ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द टीम, कि हम टीम में से किसी भी प्लेयर को ड्रॉप नहीं करेंगे अंटिल दे आर फिट एंड इन फॉर्म, अगर वो फिट और फॉर्म में नहीं होंगे तो। कहने का मतलब यह है कि कोई प्लेयर अगर फिट नहीं होगा या फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसको ड्रॉप नहीं करेंगे।
अगर वो फिट होगा या फॉर्म में होगा तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये बेतुका मीनिंग है। यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई प्लेयर फिट है और वो फॉर्म में है तो उसको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। ऐसे ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई प्लेयर जो फिट नहीं है या फॉर्म में नहीं है उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको तो ड्रॉप ही करना पड़ेगा भाई, फिट हो के आओ, फिटनेस टेस्ट देना आके। तो ये जो मीनिंग है ना, पॉजिटिव मीनिंग रिक्वायर्ड है, नेगेटिव नहीं। तो अंटिल हटाओ, एज लॉन्ग एज लिखो। ये जो एज लॉन्ग और अंटिल का मैं आपको यूज समझा रहा हूँ ना, ये हम एक बार पहले भी कंडीशनल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अंटिल का यूज वहां किया करो जहां पे रिक्वायर्ड मीनिंग नेगेटिव हो। अंटिल ही इज हियर, जब तक वो यहाँ ना आ जाए तो नेगेटिव मीनिंग हो गया। लॉन्ग एज का यूज किया करो वहां पर जहां पॉजिटिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट हो। एज लॉन्ग एज ही हियर, एज लॉन्ग एज ही इज हियर, जब तक वो यहाँ है तब तक। तो अगर रिक्वायर्ड मीनिंग पॉजिटिव है तो एज लॉन्ग एज लिखें, नेगेटिव है तो अंटिल लिखें। अगला देखो, इट इज ऑल द सेम टू मी वेदर दे इनवाइटेड हिम अदरवाइज हिज पेरेंट्स। हमने कहा मेरे लिए तो एक ही बात है, चाहे वो उसे बुलाएं चाहे उसके पेरेंट्स को बुलाएं। अब देखो, ये हमने वेदर लिख दिया, और वेदर के साथ हमने क्या पढ़ा था कि कोरिलेटिव पेयर में कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, और अदरवाइज नहीं यूज होता है। अदरवाइज एडवर्ब होता है, कंजंक्शन नहीं होता है, लोग ध्यान रखेंगे सभी। इट इज ऑल द सेम टू मी वेदर दे इनवाइट हिम और हिज पेरेंट्स। कि मेरे लिए एक ही बात है, चाहे वो उसे बुलाएं चाहे उसके पेरेंट्स को बुलाएं। अगला, however it seems too difficult to some students but thousands of students have already done it। हम कह रहे हैं कि हालांकि ये लोगों को देखने में मुश्किल लगता होगा काम, ठीक है, लेकिन हजारों स्टूडेंट्स इसको पहले कर चुके हैं। अब यहाँ देखो, ये हमने हाउएवर लिख दिया, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। ये बट लिख दिया, ये भी कॉन्ट्रास्ट शो करता है, कंजंक्शन होता है। दोनों का यूज एक साथ नहीं करना चाहिए। अगर आपने हाउएवर यूज कर लिया तो बट मत यूज करो, बट यूज कर रहे हो तो फिर हाउएवर मत यूज करो। तो अगर हाउएवर यूज हो गया ना तो इस बट को यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे हटा दो। दोनों कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, दोनों को एक साथ हमें नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, खूब बड़े, थैंक यू, बाय बाय।